students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। हम कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर पे है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये 10th स्टैंडर्ड CBSE का पार्ट है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। टेक्नोलॉजी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने जेब के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसको उसे लेने के लिए, और कल्चर हमारे कल्चर में भी उसे लिया जाता है, उसे रिसोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग्स के तीन चीज़ें हैं। एक है फिज़िकल एनवायरनमेंट जो कि है नेचर, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी। Okay, so the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चीज़ों का हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तीन लोगों का रिलेशनशिप होता है। एक है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंसान जो है जो इंटरेक्ट करता है नेचर से टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाता है ताकि वो एक्सेलरेट यानी आगे बढ़ा पाए उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? क्या आपको लगता है कि resources free gift है नेचर का? They are not. Resources are a functions of human activities. Resources एक function है human activities का। Human beings themselves are essential components of resources. Human beings खुद एक essential component है resources के। They transform material available in our environment into resources and use them. वो ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल जो एनवायरनमेंट में हमारे लिए अवेलेबल होते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। These resources can be classified in the following ways: on the basis of origin, biotic and abiotic; on the basis of exhaustibility, exhaustibility मतलब ख़त्म हो जाना, renewable and non-renewable; on the basis of ownership, individual, community, national and international। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। इसका हम एक पाई चार्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो हमने डिस्कस किया उसे पाई चार्ट में दिया गया है यहाँ पे। रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेचुरल में आता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में है कंटिन्यूस और फ्लो जैसे विंड वाटर। बायोलॉजिकल में आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइक्लेबल मटेरियल जैसे मेटल्स। नॉन रिन्यूएबल्स हमें तो पता ही है फॉसिल फ्यूल्स एंड पेट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 2 पे हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। Biotic resource. These are obtained from biosphere and have lives such as human beings. फ्लोरा, फाuna, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। ये बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स, ये सारे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में है द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources, जिसे वापस रीयूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ये हमने 9th और 8th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही था। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, जो हमने फिगर में देखा है। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, उसकी वो रिसोर्सेज को डेवलप होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. So fossil fuels ख़त्म हो जाते हैं लेकिन metal को हम recycle कर सकते हैं students. On the basis of ownership, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में है
These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allocated to them by government against the payment of revenue. So many farmers का खुद का land है जो allocate किया गया है government ने उन्हें, जो revenue उनसे मिलता है. In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. Villages में बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद का land है और बहुत सारे हैं जिनका खुद का land भी नहीं है. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी. अर्बन यानी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का खुद का घर होता है, प्रॉपर्टी होती है. प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर्स इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड. अपने घर में देखिए और एक लिस्ट बनाइए आप कौन से इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन करते हैं. Community owned resources. There are resources which are accessible to all the members of the community. सारे community के members को resources का लाभ उठा सकते हैं. Village is common, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc., public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are the factor accessible to all the people living there. ठीक है. सो प्ले ये सारी चीज़ें हैं वो आती है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में. नेचुरल रिसोर्स. Technically, all the resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. Country के पास power है, legal power है, जो private property है उसे भी public के लिए इस्तेमाल करे. You may have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. जो individual की खुद की field है वहाँ पे roads, canals, railways भी construct किए जाते हैं students. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. So urban development authorities empower हो जाती है, government को बताती है कि उसे land acquire करना चाहिए. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautic miles, which is 22.2 kilometer from the coast termed as territorial water, and resources therein belong to the nation. So coast से टेरिटोरियल वाटर जिसे कहा जाता है एंड वहाँ से रिसोर्सेस नेशन के बिलोंग करते हैं. इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या है? देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. The oceanic resource beyond 200 nautic miles to the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. So international resources जो 200 नॉटिक माइल्स के आगे है जिसे एग्जॉटिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ये एक ओपन ओशन है स्टूडेंट्स. ये इंटरनेशनल रिसोर्स है और विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. Potential resources. Resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. राजस्थान और गुजरात के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी जनरेट करे, बट सो फार these have not been developed properly. Next is developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. तो टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसकी feasibility यानी accessibility कितना है उसके ऊपर बना जाता है. Stock. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. ठीक है. मटीरियल जो एनवायरनमेंट में है जिसकी पोटेंशियल है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई पूरा कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बीड्स के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for the purpose. ठीक है. हाइड्रोजन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे. Hence it can be considered as stock. Reserves are the subset of the stock. Reserves उसके subset हैं stock के, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. ठीक है. तो reserves का utilization भी हो सकता है students जो existing technical knowledge है उससे, लेकिन वो अभी तक start नहीं हुआ है.
These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to limited extent. Limited extent तक ही use किया जा रहा है students. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. So ये water जो dams और forest में है वो एक reserve है, उसे हमें बचा के रखा है ताकि हम उसे आगे जाके use कर सकें students. Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately. Indiscriminately का मतलब है बिना सोचे. And this has led to the following major problems. One is depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. So कुछ resources deplete हो चुके हैं क्योंकि लोगों की को बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने की वजह से वो ख़त्म हो चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर. यानी कि एक्यूमुलेशन यानी जो रिसोर्सेज जमा करके रखे हैं कुछ लोगों ने, इससे क्या हो गया है, सोसाइटी में डिवाइड हो गया है. रिच लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, गरीब लोगों को कम मिलते हैं. इनडिस्क्रिमिनेशन. Exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करके या उनको अंडर यूटिलाइज करके या उनका सही से यूटिलाइज ना करके ये सारे प्रॉब्लम्स हमें करंटली फेस करने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब अभी भी पेज नंबर 3 पे हैं. एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी ज़रूरी हो गया है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे और दुनिया में पीस यानी शांति बने रहे. If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर ये present trend आगे बढ़ता रहा तो हमारा planet जो है वो danger में है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसलिए resource की planning करना ज़रूरी है ताकि सारे forms of life जीवित रहें. Sustainable existence is a component of sustainable development. Sustainable existence एक component है sustainable development का. Resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Planning करना बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी अच्छी strategy है, षड्यंत्र है जिससे judicious use यानी सही से resources का इस्तेमाल हो सकता है students. It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. कोई regions है students जो rich है कुछ resources से लेके लेकिन deficit यानी कम है कोई other resources से लेके. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. some regions हैं जो consider किए जाते हैं self-sufficient यानी खुद से ही sufficient in terms of availability, and there are some जहाँ पे बहुत ज़्यादा shortage है कुछ important resources का. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. Isolated यानी कि बंद है, अकेला है. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water. वहाँ पे water की कमी है, infrastructure की कमी है and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. So हमें balance करना बहुत ज़रूरी है. Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves 1. Identification and inventory of resources across the region. पता करना कि कौन से कंट्री में कौन से रिसोर्सेज की पॉपुलैरिटी है. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. तो सर्वे करना ज़रूरी है, मैप करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है. Second point, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके
ये रिसोर्स को सही से डेवलप करना है उस पर्टिकुलर कंट्री में. Matching the resource development plans with overall national development plans. So resource development plans हर particular country का मैच करके national development plan हम कैसे बना सकते हैं. हर स्टेट का जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है. इंडिया हैज़ मेड concreted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. So इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है. जो फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के बाद उसमें रिसोर्स प्लानिंग को लेके. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. और mere यानी कि कम availability resources की technology and institution की वजह से डेवलपमेंट को क्या हो सकता है, हिंडर यानी कि प्रॉब्लम आ सकता है. देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं लेकिन दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है. ऑन द contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. जो फॉरेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके जो इंडिया में अपना अपना घर जमाया था वो इसलिए जमाया था क्योंकि वो मेन अट्रैक्शन थे रिसोर्सेज के. It was primarily the high level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the कॉलोनीज़. सो एक लेवल ऑफ उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो वो ले आए थे इस वजह से वो रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ और बाकी के रीजन्स को और सुप्रमेसी यानी उन्होंने अपना घर जमा लिया था वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो ये जो resources हैं तो वो तभी contribute कर सकते हैं डेवलपमेंट पे जब वो सही से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का यूज़ हो रहा हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हो, तब जाके ही वो रिसोर्सेज का सही यूज़ हो सकता है. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources. ठीक है, इंडिया में सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल का भी हाथ है. कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व कैसे करें, कॉन्जर्व कैसे करें. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. ये सबसे बड़ा concern रहा है, चिंता का विषय रहा है leaders और thinkers का. For example, Gandhi ji was very apt in the voicing his concern about resource conservation in these words. गांधी जी कहते हैं there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ठीक है, काफ़ी सारा है जिसको ज़रूरत है उसके लिए, लेकिन जो स्वार्थी है उसके लिए यहाँ पे आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as a root cause for resource depletion at the global level. उन्होंने कहा जो selfish लोग हैं, greedy लोग हैं, इंडिविजुअल्स है इस वजह से, और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, वही प्रॉब्लम है रिसोर्स डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस. वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के और वो रिप्लेस करना चाहते थे मास प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय द मासेस से. लैंड रिसोर्सेज. वी आर ऑन पेज नंबर 5. We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. Land बहुत ज़्यादा important resource है हमारे लिए. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation, and communication systems. However, land is an asset of a finite magnitude.
Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. लैंड जो है वो एक असेट है हमारे लिए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे लिए, इसलिए हमें उसका यूज़ सही से करना है और अलग अलग तरीक़ों के लिए हमें यूज़ करके उसको प्लानिंग सही से करनी है. India has land under the variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain land, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. और जो 27% हमारा एरिया है कंट्री का इज़ प्लेट्यू रीजन. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. देखिए कितना अच्छी तरीके से हमने अपने लैंड को यूज़ किया है. चलिए देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में कुछ. लैंड यूटिलाइजेशन में क्या दिया है? लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज. एक है फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. ये हो जाता है बैरन एंड वेस्ट लैंड. Land put to non-agricultural uses, example buildings, roads and factories. Other uncultivated land excluding fallow land, permanent pastures and grazing land for animals, land under miscellaneous tree crops, groves not included in net sown area, cultivable wasteland जो wasteland होता है left uncultivated for more than 5 agricultural years. एक है फैलो लैंड्स यानी कि करंट फैलो विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. एक या एक से कम एग्रीकल्चर ईयर में वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है. अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. एक है नेट सोन area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural traditions, etc. Physical as well as human factors के लिए land का use होता है students. Total geographical area of land is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reported for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. जो एरिया जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है जो पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई किया है उसका भी सर्वे अब तक नहीं आया है.